हेलो एंड वेलकम बैक टू उन्नति आईएएस। यूपीएससी ईपीएफओ की सीरीज़ में आज से हम करंट अफेयर्स के लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। करंट अफेयर्स के लेक्चर आज से हम आपको हिंदी में प्रोवाइड करेंगे डेली बेसिस पर। करंट अफेयर्स में हम आपको कुछ इस तरह से करंट अफेयर्स प्रोवाइड करेंगे जिसमें हम, जैसे कि हमने आपको पहले भी बताया था कि हम रिवर्स डेट में शुरू करेंगे, यानी कि हम जून 2021 से स्टार्ट करेंगे और इस तरह रिवर्स में जाएंगे। फिर मई 2021 का करंट अफेयर्स पढ़ेंगे, उसके बाद अप्रैल 2021 और इसी तरह हम जुलाई 2020 तक के सारे करंट अफेयर कंप्लीट करेंगे। और अगर हमारे पास इसके बाद भी टाइम बचता है तो हम और भी कुछ पहले के करंट अफेयर्स देख लेंगे, लेकिन उससे पहले के करंट अफेयर्स देखना एग्जाम पर्सपेक्टिव से और कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस उसका नहीं रहेगा। जैसे बहुत से बच्चे कह रहे थे, बहुत से स्टूडेंट्स की डिमांड थी कि जनवरी 2020 से कवर कराया जाए, क्योंकि जनवरी के बाद ही नोटिफिकेशन आया है। तो अगर जब नोटिफिकेशन 4 साल पहले आया होता तो क्या आप 4 साल का करंट अफेयर करते? तो वो करंट अफेयर कहाँ रहता? फिर तो वो स्टैटिक जीके का पार्ट हो जाता। तो स्टैटिक जीके का पार्ट हमें इसमें नहीं पढ़ना है। स्टैटिक जीके जो है वो तो हमारी अलग है ही, हमें करंट अफेयर्स का फिर मतलब ही क्या रह जाएगा। तो उससे कोई मतलब नहीं है कि आपका नोटिफिकेशन कब आया था। लेकिन फिर भी जैसे कि हमने आपको सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स कराई थी, वो हमने 2017 के बाद की ज़्यादातर कोशिश करी है कवर करने की, क्योंकि 2017 के बाद से अब तक ईपीएफओ का कोई एग्जाम कंडक्ट नहीं कराया है यूपीएससी ने। अब दूसरी चीज़ ये है कि जैसे कि हमें कोई भी, जब हम किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो हमारा सबसे पहले लक्ष्य ये होता है कि उस एग्जाम का सिलेबस क्या है। और सिलेबस के बाद जब हम एक बार सिलेबस देख लेते हैं और सिलेबस में थोड़ी क्लियरिटी नहीं मिल पाती है किसी सब्जेक्ट को लेकर, तो उसके बाद हमारा उसको पता करने का दूसरा तरीका ये होता है कि उस एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर पेपर हमें काफ़ी हद तक क्लियरिटी दे देते हैं, सिलेबस से भी ज़्यादा क्लियरिटी दे देते हैं कि एग्जाम बॉडी जो बॉडी एग्जाम कंडक्ट करा रही है वो किस किस एरिया को कवर कर रही है। और यूपीएससी की एक खासियत है कि आप यूपीएससी में देखेंगे कि यूपीएससी अपने सिलेबस, अपना कोई भी जब नोटिफिकेशन या ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी करती है सिलेबस का, या किसी एग्जाम का नोटिस जारी करती है, तो उसमें जो सिलेबस दिया जाता है उसमें बिल्कुल क्लियरली मेंशन, अगर कुछ चीज़ें नहीं की जाती हैं तो भी वो क्या करती है, एक टॉपिक ऐसा डाल देती है सिलेबस में ही जिसका नाम होता है मिसलीनियस, या हिंदी में कहते हैं विविध। जब ये विविध डाल दिया जाता है तो इसका मतलब ये है कि अब यूपीएससी किसी भी एरिया को कवर कर सकती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इसका वेटेज ज़्यादा रहेगा। हालांकि अगर 100 क्वेश्चन का पेपर है तो 10-15 क्वेश्चन तक आ जाते, कभी 10-15 क्वेश्चन तक आ जाते हैं, लेकिन मैक्सिमम 4 या 5 क्वेश्चन ही इस तरह के रहते हैं। अब इसका ईपीएफओ का जैसे कि पेपर 120 क्वेश्चन का होता है, तो हम मान सकते हैं 5-6 क्वेश्चन इस तरह के आ जाएंगे जो किसी को नहीं पता होंगे। लेकिन यहाँ मिसलीनियस का सिलेबस में जिक्र नहीं है, लेकिन दूसरा एक जिक्र है, वो है करंट अफेयर्स एंड डेवलपमेंटल इश्यूज। अब ये तो बहुत वेग है इस टॉपिक में। ये जो टॉपिक दिया है करंट अफेयर एंड डेवलपमेंटल इश्यूज, ये तो बहुत वेग टॉपिक है, इसमें आपको पता नहीं चल पाएगा कि आपको क्या क्या पढ़ना है। अब जैसे कि इसके लिए हमारे लिए बेस्ट सोर्स क्या है, हमारे प्रीवियस ईयर पेपर। हमारे जो प्रीवियस ईयर पेपर हैं वही हमें सही तरह गाइड कर सकते हैं कि हमें क्या पढ़ना है और कितना पढ़ना है, किस तरह पढ़ना है, किन एरियाज को कवर करना है। अब सबसे पहले उन ज्ञानी लोगों के लिए बात, जब हमने शुरू में मॉक टेस्ट आपको स्टार्टिंग में कराए थे तो कुछ ज्ञानी लोगों का ये मानना था कि यूपीएससी ने ईपीएफओ के सिलेबस में एंशिएंट हिस्ट्री का टॉपिक नहीं दिया है, ज्योग्राफी का टॉपिक नहीं दिया है। तो अब उन ज्ञानी लोगों को हम, जो ज्ञानी महापंडित लोग हैं, ऐसे कैंडिडेट्स, उनको अभी हम ईपीएफओ के प्रीवियस ईयर के पेपर दिखाने वाले हैं, जो एक एपीएफसी के नाम से यूपीएससी ने 2015 में कंडक्ट किया था, असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर। दूसरा 2017 में ईपीएफओ की ईओ पोस्ट के लिए, जो कि इस बार फिर हो रहा है, एनफोर्समेंट ऑफिसर या अकाउंट ऑफिसर, इस पोस्ट के लिए 2017 में जो एग्जाम कंडक्ट किया गया था। हम दोनों के आपको प्रीवियस ईयर पेपर दिखाएंगे और करंट अफेयर्स के साथ साथ आपको क्वेश्चन दिखाएंगे कि किस किस सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो हम शुरू करते हैं अपने पहले। देखिए, ये हमारा करंट अफेयर्स का सबसे पहले टॉपिक है। करंट अफेयर्स में यहाँ जो आपको दिया गया है, यहाँ जो दिया गया है आपका, थोड़ा एक पेन सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ जो आपका दिया गया है भारत को जानो कार्यक्रम, ये करंट अफेयर्स का टॉपिक, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 15 में आप देख सकते हैं पश्चिमी घाट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। अब इसको आप करंट अफेयर्स का भी टॉपिक कह सकते हैं, या फिर करंट अफेयर्स के साथ साथ आप किस चीज़ का टॉपिक कह सकते हैं, आप करंट अफेयर्स के साथ साथ इसको एनवायरनमेंट से भी रिलेट कर सकते हैं, एनवायरनमेंट, या फिर आप एनवायरनमेंट के अलावा इसको
ज्योग्राफी से भी रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें तीनों ही चीज़ों का मिक्सचर है। ये एनवायरनमेंट से भी रिलेटेड है, ये करंट अफेयर्स, उस समय के करंट अफेयर्स से भी रिलेटेड है। हालांकि 2015 में एग्जाम कंडक्ट हुआ था, तो ये कहना तो ठीक नहीं होगा कि ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी कुछ हद तक ये करंट अफेयर से भी आप रिलेट कर सकते हैं। ये आप स्टैटिक जीके से भी कनेक्ट कर सकते हैं, एनवायरनमेंट से भी और ज्योग्राफी से भी। ये तीनों ही एरिया को कवर करता है। अब आगे और देखते हैं क्वेश्चंस। विशेष आर्थिक क्षेत्र, ये इकोनॉमी से रिलेटेड क्वेश्चन है आपका। ये आपका इकोनॉमी से रिलेटेड है। यहां पर इकोनॉमी से संबंधित सारे आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इकोनॉमी से रिलेटेड क्वेश्चन। फिर इसके बाद आता है आपका, इसके बाद आता है अयोध्या किस नदी के तट पर स्थित है। देखिए बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, अयोध्या किस नदी के तट पर स्थित है। तो ये इसका सही आंसर होगा सरयू नदी के शायद तट पर स्थित है, जहां तक मुझे ध्यान है। फिर इसके बाद और क्वेश्चन देख लेते हैं। पहले हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के बारे में ही चर्चा कर लेते हैं। अब देखिए एंशिएंट हिस्ट्री का पहला क्वेश्चन 21, क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित कथनों में से कौन सी 6ठी शताब्दी BCE के गणों या संघों के विशिष्ट अभिलक्षणों को प्रतिबिंबित करते हैं। स्टेटमेंट 1, प्राचीन भारतीय गण अल्पतंत्र थे। स्टेटमेंट 2, प्राचीन भारतीय गण गैर राजतंत्रीय राज्य थे। स्टेटमेंट 3, मगध, कौशल, वत्स, अवंती उस युग के सर्वाधिक शक्तिशाली राज्य थे। स्टेटमेंट 4, बौद्ध मठ व्यवस्था की कार्यविधियां संघ राज्य नीति पर प्रतिरूपित होती थी। अब ये उन ज्ञानी लोगों के लिए हैं जो ये कहते हैं कि एंशिएंट हिस्ट्री तो सिलेबस में नहीं है, और ये 2014 का EPFO का नोटिफिकेशन आप डाउनलोड करके देख सकते हैं कि सिलेबस में एंशिएंट हिस्ट्री का कहीं जिक्र नहीं था। जैसा सिलेबस इस बार पूछा गया है वही सिलेबस का जिक्र पिछली बार भी था, लेकिन आप ये देख सकते हैं कि किस तरह उन्होंने क्वेश्चन पूछे हैं। क्वेश्चन पूछने का आप क्वेश्चन देख सकते हैं कि किस एरिया को कवर किया गया है क्वेश्चंस में। इसके बाद ही एक अगला क्वेश्चन है इसमें हमारा, जो कि असंतुलित वृद्धि, ये इकोनॉमी से रिलेटेड है, इकोनॉमी से रिलेटेड क्वेश्चन है। इसके बाद आते हैं और आगे देखते हैं। ये तो आपका 22 क्वेश्चन नंबर इंडियन नेशनल मूवमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है, ये हम आपको कवर करा ही रहे हैं। फिर आपका आता है राष्ट्रीय दूरसंचार नीति। दूरसंचार नीति के ही आप इसी के संदर्भ में आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट या IT एक्ट के नियम भी देख सकते हैं। IT एक्ट जो सन 2000 में आया था, IT एक्ट, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा चर्चा में है व्हाट्सएप की, और आपका सबसे ज़्यादा इस वजह से चर्चा में है कि जो आपका ट्विटर है, ट्विटर से जिस तरह झड़प चल रही है, गवर्नमेंट की, उसको लेकर बहुत ज़्यादा चर्चा में है। तो इसलिए IT एक्ट भी आपके इस बार बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। यहाँ से क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है IT एक्ट से आपकी। फिर इसमें और देखते हैं कार्बन फुटप्रिंट, एनवायरनमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन, और आपको इसको इकोनॉमी से भी रिलेट कर सकते हैं। हालांकि ये एनवायरनमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है, लेकिन आप इसको इकोनॉमी से भी रिलेट करके देख सकते हैं। भारत रत्न पुरस्कार, क्वेश्चन नंबर 28, इसका मतलब पुरस्कार अवार्ड से भी आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, चाहे वो नोबेल प्राइज हो या इंडिया के जो फेमस अवार्ड्स हैं, जैसे कालिदास सम्मान है आपका, भारत रत्न है, पद्म भूषण है, पद्म विभूषण है। इस तरह के आपको पुरस्कार याद रखने हैं, या फिर जो पत्रकारिता के क्षेत्र में दिए जाते हैं या समाज कल्याण के क्षेत्र में। तो इस तरह के आपको बहुत सारे ये सारे याद रखने हैं। हरित क्रांति, इसीलिए हम पहले आपको प्रीवियस ईयर के पेपर दिखा रहे हैं, ताकि आपको एक ब्रीफ आइडिया हो जाए कि आपको क्या क्या करंट अफेयर्स में क्या क्या पढ़ना है, क्योंकि करंट अफेयर्स तो डेली ही होती है, तो आपको सब कुछ तो नहीं पढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 34 आप इसका देख सकते हैं, ये हम 2014 का करंट क्वेश्चन पेपर देख रहे हैं, सॉरी 2014-15 का। द प्रॉब्लम ऑफ रूपी, ये एक थीसिस हुआ था या शोध पत्र जारी हुआ था उस समय। तो ये किसके द्वारा जारी किया गया था? ये इंडियन नेशनल मूवमेंट के समय थीसिस यानी कि बुक्स से, जो इंडियन नेशनल मूवमेंट की जो पत्र पत्रिकाएं हैं, ये बहुत ज़्यादा एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। और साथ ही जो बुक्स करंट में चर्चा में रही होंगी, जिनका विमोचन राष्ट्रपति द्वारा या उपराष्ट्रपति द्वारा या प्रधानमंत्री द्वारा किया गया होगा, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है एग्जाम की दृष्टि से। अब ज्ञानी लोगों के लिए एक क्वेश्चन और, जो ज्ञानी लोग कह रहे थे ज्योग्राफी का सेक्शन इंक्लूड नहीं है, गंगा नदी की सहायक नदियों का पश्चिम से पूर्व की ओर सही क्रम क्या है? अनुक्रम पश्चिम से पूर्व की ओर, सबसे पश्चिमी नदी है गंगा की यमुना। इसका मतलब यह है कि 2 ऑप्शन ऑटोमेटिकली ही एलिमिनेट हो जाते हैं। अब बाकी आपको देखना है। और इसमें सबसे पूर्वी नदी कौन सी है? हम कोसी मान सकते हैं। यहाँ जहाँ तक मेरा आइडिया है, ऑप्शन ए सही आंसर है इसका।
तो ये ज्ञानी लोगों के लिए हम दिखा रहे हैं। इसी तरह ये इकोनॉमी का क्वेश्चन, इकोनॉमी को जो हम आपको करंट के साथ कवर नहीं कराएंगे, बल्कि इकोनॉमी का जब पोर्शन हम कराएंगे उसी में आपको करंट का पोर्शन इकोनॉमी का जो होगा वो इंक्लूड करके पढ़ाएंगे, ताकि आपको याद रखने में भी आसानी हो और आप को रिलेट कर पाएं, इंटरलिंक कर पाएं, चीज़ों को इंटरलिंक कर पाएं। देखिए अगला, पीड़कों के प्रतिरोध के अलावा ऐसी कौन सी संभावनाएं हैं जिनके लिए पौधों को अनुवांशिकता इंजीनियरिंग किया गया है। तो ये सारा क्वेश्चन जेनेटिक इंजीनियरिंग से भी रिलेटेड है और आपका जनरल साइंस के एडवांस पोर्शन से भी रिलेटेड है। ये आपको कवर करना है। ये इस तरह की न्यूज़ पर आपको करंट में इस तरह की जो जितनी भी डेवलपमेंट जेनेटिक इंजीनियरिंग में हुई हैं या जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स होती हैं वो आपको याद रखनी है। इसी तरह आपको जिन पौधों को जीआई टैग दिया जाता है, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग दिया जाता है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसी सोशल वेलफेयर स्कीम्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम की दृष्टि से। इसी तरह सोशल स्कीम के साथ साथ जो फाइनेंशियल न्यूज़ है वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपसे इकोनॉमीज के रिलेटेड क्वेश्चन बहुत पूछे जाएंगे। एक इसीलिए हम कल एक वीडियो लाएंगे आपके लिए जिसमें हम बुक्स की चर्चा करेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा बच्चे इकोनॉमी को लेकर कंफ्यूज हैं। अब हम आपको बिल्कुल एकदम टारगेट स्टडी बताएंगे कि इकोनॉमी के लिए हर सब्जेक्ट के लिए क्या पढ़ना है, और इकोनॉमी के लिए भी स्पेशली हम आपको एक्स्ट्रा कुछ बताएंगे अगले कल के लेक्चर में। फिर है मलिमत कमेटी, इसमें आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 43, क्वेश्चन नंबर 44 भविष्य निधि योजना की हानियां। इसी तरह निम्नलिखित मदों पर विचार कीजिए, इसको किसमें जीएनपी में शामिल नहीं किया गया है, इसलिए आपका इकोनॉमिक सर्वे और बजट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है यूपीएससी ईपीएफओ के एग्जाम के लिए, खासतौर से ईपीएफओ के एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इकोनॉमिक सर्वे और बजट दोनों। इसमें आपको बताना है कि जीएनपी में कौन कौन सी मद शामिल नहीं है। जीएनपी क्या होता है? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, सकल राष्ट्रीय उत्पाद। इसमें उपभोक्ता वस्तु सेवाएं, सकल निजी प्राइवेट घरेलू निवेश, सरकार द्वारा उत्पादित वस्तुओं और सेवाएं, और विदेशों से निवल आय। तो विदेशों से निवल आय जो होगी वो नेशनल प्रोडक्ट का हिस्सा होगी क्या नहीं होगी, तो आपको ये बताना है। इसमें ये आपको पता होना चाहिए बेसिक टर्म्स इकोनॉमी के। अब देखिए बिल्कुल कोर इकोनॉमी का क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा वितरण के सिद्धांत की अंतर वस्तु को सर्वोत्तम रूप में वर्णित करता है। इसी तरह जब भी कोई देश मुक्त व्यापार क्षेत्र स्थापित करते हैं वे अपने बीच व्यापार पर सभी प्रतिबंधों को समाप्त कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 49। इसी तरह एकदम कोर इकोनॉमी का क्वेश्चन, उत्पादन के कारक की मांग को व्युत्पन्न मांग कहा जाता है क्योंकि। स्टेटमेंट 1, ये किसी उद्यम की लाभप्रदता का फलन है। स्टेटमेंट 2, ये पूरक कारकों की पूर्ति पर निर्भर करता है। स्टेटमेंट 3, ये अंतिम उत्पाद की मांग से उत्पन्न होता है। स्टेटमेंट 4, ये आवश्यकताओं के सापेक्ष साधनों के दुर्लभ होने से उत्पन्न होता है। इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे जो इकोनॉमी का, और इकोनॉमी के साथ साथ इंश्योरेंस और बीमा सेक्टर का जो इंश्योरेंस का बीमा सेक्टर का जो पोर्शन करंट में रहा है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो। महंगी मुद्रा शब्द किसे निर्धारित करता है, किसे निर्दिष्ट करता है? महंगी मुद्रा, जो आपकी महंगी मुद्रा होती है, ये हमने आपको पिछले जो मॉक टेस्ट कराया था उसमें आपको बताया भी था कि महंगी मुद्रा किसे कहते हैं। महंगी मुद्रा पॉलिसी। एनवायरमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन, प्रदूषण के अध्ययन में एसपीएम किसे निर्धारित करता है? सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर, सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर को निर्धारित करता है ये। तो ये इस तरह के क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आपको देखिए इसके इंडियन नेशनल मूवमेंट के क्वेश्चन हैं, आप यहाँ क्वेश्चन पढ़ के ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्वेश्चन का लेवल क्या रहेगा, किस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। देखिए भारत में ब्रिटिश शासन के द्वारा निम्नलिखित उद्योगों में से कौन से सर्वप्रथम स्थापित हुए थे? सूती वस्त्र या पटसन वस्त्र, सूती उद्योग, लोहा और इस्पात, सूती वस्त्र उद्योग तथा रसायन, पटसन उद्योग तथा रसायन। तो आपको एकदम डेप्थ स्टडी करनी है। ये इक्विटी की समस्या से, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम यानी कि इकोनॉमी से रिलेटेड क्वेश्चन, फाइनेंशियल अवेयरनेस से रिलेटेड क्वेश्चन है। ये सारे करंट के पर बेस्ड क्वेश्चन हैं जो फाइनेंशियल अवेयरनेस से हैं, ज़्यादातर करंट बेस्ड हैं। देखिए आप सिलेबस देखेंगे ना, तो सिलेबस से ही आपको अंदाज़ा लग सकता है कि स्पेशली इकोनॉमी को क्यों मेंशन किया गया है, अकाउंट्स को क्यों मेंशन किया गया है, जो स्पेशली मेंशन किया गया है। इसका मतलब इसको पूछने की वजह कुछ ना कुछ तो ज़रूर है, इसलिए आपको ऐसे एरियाज़ पर फोकस करना है जो करंट में रहे हों और आपकी इकोनॉमी से और अकाउंट से रिलेटेड हों, तो वो बहुत ज़्यादा एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके लिए। फिर इसका आईएमएफ की, क्योंकि इकोनॉमी से रिलेटेड है, आईएमएफ की जितनी भी कार्यविधि है वो फाइनेंशियल अवेयरनेस पर आधारित होती है, तो इसलिए आईएमएफ आपका इंपॉर्टेंट है। आपके लिए वर्ल्ड बैंक इंपॉर्टेंट है, आपके लिए एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक इंपॉर्टेंट है, इसके आपके लिए आरबीआई की कार्यविधियाँ इंपॉर्टेंट हैं, इसकी जारी रिपोर्टें इंपॉर्टेंट है, आपके लिए यूरोपियन यूनियन इंपॉर्टेंट है। तो ये सारी चीज़ें आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी हम कुछ क्वेश्चन और देख लेते हैं एक बार। यहाँ सारा देखिए कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन, किसी ईमेल में स्पैम क्या होता है? तो बहुत इजी से बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन आपको फिर भी बहुत ज़्यादा कुछ एडवांस ही पढ़कर जाना है।
इसी तरह देखिए डीएनए उंगली छाप, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग तकनीक का उपयोग किसके संचालन के लिए किया जाता है? आप इसको जनरल साइंस से भी जोड़कर दे सकते हैं और आपको जनरल साइंस के साथ साथ इसको करंट अफेयर्स के सेक्शन से भी रिलेट करके देख सकते हैं, या फिर जनरल साइंस के साथ साथ एडवांस साइंस के साथ भी आप इसको रिलेट कर सकते हैं। जनरल साइंस एंड टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का पर बेस्ड क्वेश्चन है। अम्लीय वर्षा, प्योर साइंस का क्वेश्चन। तो इस तरह से आपसे कई तरह के क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना होती है। अब अगला इसमें अब हमारा ये 2017 का पेपर, 2017 के पेपर में आप देखेंगे 2017 का जो पेपर है हमारा, इसमें एक बार हम देख लेते हैं। इसमें कृषक संघ, जैसे कि हमने आपको बताया है, सारे संघ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, जो हमने आपको इंडियन नेशनल मूवमेंट में पढ़ाए हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। कर्जन की नीतियाँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कर्जन का पूरा कार्यकाल ही विवादों से घिरा रहा है ब्रिटिश शासनकाल में, तो इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कर्जन का कार्यकाल। ब्रिटिश इंडिया काल में असम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? सही है। स्त्री महामंडल, भारत स्त्री महामंडल, जितनी भी आपके संगठन हैं इंडियन नेशनल मूवमेंट में, आपको बिल्कुल रट लेने हैं, वहाँ से एक दो क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। विशेषता, असहयोग आंदोलन की विशेषता, देखिए आपसे किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अभी हम आपको प्रीवियस ईयर में एंशिएंट हिस्ट्री के भी क्वेश्चन दिखाएंगे जो स्त्री धन से रिलेटेड है। स्त्री धन किसे कहा जाता है, इस तरह के क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी कृति प्रसिद्ध समाज सुधारक बेगम रुकैया की नहीं है? ये आपको पढ़ना है, इंडियन नेशनल मूवमेंट में दिया गया है। कौन सी मुगल इतिवृत्तियां नहीं है? ये देखिए आपका मेडिवल हिस्ट्री का क्वेश्चन, जो बहुत से कह रहे थे मेडिवल हिस्ट्री नहीं आएगी, ये मेडिवल हिस्ट्री का डायरेक्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता आधार वित्तीय उपादानों स्लैब सेवाओं, यानी कि आधार कार्ड एक्ट से रिलेटेड ये क्वेश्चन आपका आया है डायरेक्टली। जितने भी अधिनियम हैं, अधिनियम जो पास होंगे जिनका समाज के एक बड़े वर्ग पर असर पड़ता है, समाज के एक बड़े विशाल वर्ग पर, जन समूह पर, जिसका ऐसे बिल या एक्ट अधिनियम जिनका एक विशाल जनसमूह पर असर, डायरेक्ट असर पड़ेगा या इनडायरेक्ट असर पड़ेगा, ऐसे अधिनियम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आईटी एक्ट, जिसका भी हमने चर्चा की थी, आईटी एक्ट जो आएगा वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आईटी एक्ट 2000 आपके लिए, उसमें कुछ चेंजेस किए गए हैं, वो भी हम खैर आपको करंट अफेयर्स के पोर्शन में पढ़ा देंगे, तो आपको उसके लिए चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अब शुरू करते हैं हम अपने, इसमें काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं जिसमें हम आपको, अगर आप कहेंगे तो हम आपको प्रोवाइड कर देंगे टेलीग्राम चैनल पर, आपको ये इसका पीडीएफ प्रोवाइड कर दी जाएगी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की। इसमें हम आपको एक क्वेश्चन दिखाना चाह रहे थे जो स्त्री धन से रिलेटेड था, स्त्री धन के बारे में जो चर्चा की गई है। तो चलिए अब शुरू करते हैं अपने करंट अफेयर्स के सेक्शन से। तो करंट अफेयर्स में हमने करंट अफेयर्स में सोचा है कि आपको 3 पार्ट में करंट अफेयर कराएंगे। जैसे कि जून 2021 की जब हम करंट अफेयर आपको कराएंगे तो इसको हम कोशिश करेंगे 3 लेक्चर में कवर करने की, यानी कि 1 जून से 10 जून तक एक लेक्चर, 11 जून से 20 जून तक एक लेक्चर, और 21 जून से 30 जून तक 3rd लेक्चर। तो इस तरह 3 लेक्चर्स में बांटकर हम आपको पूरा करंट अफेयर्स पढ़ाने की कोशिश करेंगे। आज का लेक्चर थोड़ा छोटा रहने वाला है, करंट अफेयर्स में ज़्यादा न्यूज़ नहीं रखेंगे हम, क्योंकि आज थोड़ा हमें सब चीज़ें को सिस्टमैटिक करने में थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम लग गया, इसलिए हम कल से आपको एक थोड़ा लेंथी लेक्चर प्रोवाइड करेंगे। तो पहली हमारी न्यूज़ है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, दिव्यांग मित्र। इसका विषय क्या है? केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्री ने दिव्यांगजनों के पुनर्वास पर 6 महीने का समुदाय आधारित समावेशी विकास कार्यक्रम शुरू किया है। कम्युनिटी बेस्ड इंक्लूसिव डेवलपमेंट प्रोग्राम, कम्युनिटी बेस्ड इंक्लूसिव डेवलपमेंट प्रोग्राम ये शुरू किया है। इसका उद्देश्य क्या है? कार्यक्रम का उद्देश्य सामुदायिक स्तर पर, जमीनी स्तर पर पुनर्वास कार्यकर्ताओं का एक पूल बनाना, यानी कि इन लोगों को इकट्ठा करना और आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर क्रॉस विकलांगता मुद्दों को, यानी कि अंतर विकलांगता मुद्दों को संभालना और समाज में विकलांग व्यक्तियों को शामिल करने की सुविधा प्रदान करना है। तो इसका कारण क्या है? कार्यक्रम को इन श्रमिकों के बीच योग्यता आधारित ज्ञान और कौशल प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है, ताकि वे अपने कर्तव्यों को सफलतापूर्वक निर्वहन करने की क्षमता बढ़ा सकें। और इन कार्यकर्ता हैं, जैसे कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और आशा कार्यकर्ता जो हैं, इन्हीं कार्यकर्ताओं को दिव्यांग मित्र कहा जाएगा, विकलांगों का मित्र। यहाँ इस तरह से आपसे यूपीएससी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन देकर कंफ्यूज कर सकती है कि दिव्यांग मित्र किन्हें कहा जाएगा, दिव्यांगों को कहा जाएगा या कार्यकर्ताओं को कहा जाएगा। इस तरह का क्वेश्चन आपको दिया जा सकता है। अगली न्यूज़ है हमारी फैक्ट बस्टर। इसकी पृष्ठभूमि क्या है? भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान पंजाब IIT पंजाब ने रोपड़ में और ऑस्ट्रेलिया के मोनाश विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने एक आभासी वर्चुअल इवेंट गठित किया। उसमें जैसे कि वीडियो कॉल होती है, वीडियो कॉन्फ्रेंस से पर आधारित धोखेबाजों की पहचान करने के लिए, जो फ्रॉडलेंट्स होते हैं उनकी पहचान करने के लिए फैक्ट बस्टर
फैक्ट बस्टर नामक एक अनूठा डिटेक्टर विकसित किया है। अब आपसे यूपीएससी क्वेश्चन किस तरह पूछेगी, आपसे इसकी उम्मीद तो पूछे जाने की कम है कि किसने इसका गठन किया है, कि आईआईटी पंजाब, हालांकि इसको भी पूछा जा सकता है कि फैक्ट बस्टर का गठन किसके द्वारा किया गया है, या स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आपसे दिया जाएगा कि निम्नलिखित कथनों में से सही कथन चुनिए। हाल ही में गठित किया गया फैक्ट बस्टर का गठन केवल भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान पंजाब द्वारा किया गया है। दूसरा, इसका गठन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए को ध्यान में रखकर किया गया है। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या फिर एक क्वेश्चन इस तरह भी पूछा जा सकता है कि हाल ही में चर्चा में रहा फैक्ट बस्टर निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो इस तरह के फिर आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर से संबंधित है, कोई प्रजाति है किसी वायरस की, या फिर कोई वायरस अटैक है, तो कोई साइबर अटैक है। इस तरह के आपसे क्वेश्चन आपसे ऑप्शन दे दिए जाएंगे। तो ये फैक्ट बस्टर क्या है, एक आर्टिफिशियल डिटेक्टर है जो फ्रॉडलेंट्स हैं उनका पता लगाने के लिए जो वीडियो कॉन्फ्रेंस में फ्रॉडलेंट्स आ जाते हैं। अगला है इसमें उत्तर प्रदेश केंद्रीय सुन्नी वक्फ बोर्ड। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो इसको नहीं कहेंगे हम, क्योंकि अभी हाल ही में कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश के बाराबंकी ज़िले में प्रशासन द्वारा एक मस्जिद को गिराया गया, डिमोलिश किया गया। तो उसकी वजह से उत्तर प्रदेश सुन्नी वक्फ बोर्ड ने, सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड जो है, उसने एक PIL लगाई है कोर्ट में। और इसका गठन जो होता है, आपके लिए गठन इंपॉर्टेंट है कि सुन्नी वक्फ बोर्ड का गठन 1954 के अधिनियम के तहत किया गया है। तो इसके प्रावधान, आपको कुछ इंपॉर्टेंट प्रावधान है वो आपको अपने स्तर पर पढ़ने हैं। अगला है इसमें हमारा, शिक्षा मंत्रालय ने सभी पात्र बच्चों के लिए मिड डे मील योजना के खाना पकाने की लागत घटक के प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से छात्रों को मौद्रिक सहायता प्रदान करने की प्रस्ताव की मंजूरी दी है। यानी कि शिक्षा मंत्रालय जो है, एजुकेशन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने क्या किया है कि मिड डे मील के अंतर्गत जो खाना दिया जाता था, अब उस खाने की जगह डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर बच्चों को दिया जाएगा। यानी कि उतनी कीमत का बच्चों को पैसा ट्रांसफर कर दिया जाएगा, जिसमें जैसे 5 रुपये पर किलोग्राम के हिसाब से व्यक्ति को प्रतिमाह दिया जाएगा। इसमें 80 करोड़ लाभार्थियों को लाभ होगा। इसका उद्देश्य क्या है, बच्चों के पोषण स्तर की रक्षा में मदद करना और उनकी प्रतिरक्षा की रक्षा करने में सहायता करना, यानी कि इम्यूनिटी को बढ़ावा देना। फिर इसमें मध्याह्न भोजन योजना यानी मिड डे मील योजना क्या है, केंद्र प्रायोजित योजना है, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम। एक होती है सेंट्रल सेक्टर और दूसरी एक होती है सेंट्रल स्पॉन्सर्ड क्या होती है, जिसमें स्टेट का भी कुछ हिस्सा होता है, कुछ फाइनेंशियल असिस्टेंट स्टेट भी प्रोवाइड करता है। तो इसको 1995 में शुरू किया गया था। और सेंट्रल सेक्टर जो होती है वो पूरी तरह केंद्र द्वारा उसका वित्त पोषण किया जाता है। इसमें नोडल मिनिस्ट्री क्या, शिक्षा मंत्रालय, और समग्र शिक्षा कार्यक्रम के तहत इसको लॉन्च किया गया है। अगला है इसमें इंडीमिमस जयंती। इंडीमिमस जयंती क्या है, ये किसी की जयंती नहीं है, जयंती समारोह नहीं है किसी के पैदा होने का। ये क्या है, ये इंडीमिमस जयंती जो है, क्रिकेट नाम का एक कीट होता है जिसे क्रिकेट कहते हैं, जो कि देखने में हेलीकॉप्टर की तरह होता है। आपने देखा होगा अक्सर घास के मैदानों में या पार्कों में क्रिकेट नाम का एक कीट होता है। इसकी नई प्रजाति इंडीमिमस जयंती की खोज की गई है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये एग्जाम पर्सपेक्टिव। यूपीएससी इस तरह की प्रजातियों पर बहुत ज़्यादा फोकस करती है। इस नई प्रजाति का नाम क्या है, नाम जो है प्रोफेसर जयंत विश्वास के नाम पर रखा गया है। ये छत्तीसगढ़ की कुर्रा गुफाओं में, आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कुर्रा गुफाएं भारत के किस राज्य में स्थित हैं। तो इस तरह का भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये सारे ही फैक्ट इंपॉर्टेंट हैं। अब ये इसका नाम जो रखा गया है प्रोफेसर जयंत विश्वास के नाम पर रखा गया है। और नई जयंती जो है, ये जो इसकी स्पेशीज है इंडीमिमस जयंती, इसमें नर उपजातियां जो है ध्वनि उत्पन्न नहीं कर सकती। इनमें ध्वनि उत्पन्न करने की क्षमता नहीं होती है। और इनकी जो मादाएं होती हैं, इस प्रजाति की जो मादा होती है उसके कान नहीं होते हैं। फिर है मिनिस्ट्री ऑफ आयुष का आयुष क्लिनिकल केस रिपोजिटरी पोर्टल। तो आयुष मंत्रालय ने एक वर्चुअल इवेंट में अपना आयुष क्लिनिकल केस रिपोजिटरी पोर्टल और आयुष संजीवनी ऐप का तीसरा संस्करण लॉन्च किया है। अब इसमें देखते हैं आयुष क्लिनिकल केस रिपोजिटरी पोर्टल क्या है। इसको आयुष मंत्रालय द्वारा विकसित किया गया है। आयुष चिकित्सकों तथा और जनता दोनों का समर्थन प्रदान करता है। नामांकन और जानकारी साझा करने के लिए दुनिया भर से आयुष चिकित्सकों का स्वागत करता है। आयुष संजीवनी ऐप का तीसरा संस्करण, इसको आयुष मंत्रालय और भारत के इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। इसका पहला संस्करण मई 2020 में लॉन्च किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट है, आयुष संजीवनी का पहला संस्करण मई 2020 में लॉन्च किया गया है। इसका लक्ष्य क्या है, देश में 50 लाख लोगों तक सुविधाएं मुहैया कराना या उपलब्ध कराना। अगला है कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, एपेडा। एपेडा किसे कहते हैं, एपेडा क्या है, कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने भारत
अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के दिशा निर्देशों का पालन कर रहा है और भैंस के मांस के संबंध में गुणवत्ता, खाद्य सुरक्षा और पर्यावरण प्रबंधन प्रणालियों का पालन कर रहा है। शीर्ष भारतीय भैंस मांस आयात करने वाले देश, देखिए भैंस का जो मांस है जो भारत से आयात किया जाता है उसमें शीर्ष देश कौन से हैं? हांगकांग सबसे ज्यादा आयात करता है भारत से, उसके बाद वियतनाम, मलेशिया, मिस्र, इंडोनेशिया, इराक, सऊदी अरब, फिलीपींस और संयुक्त अरब अमीरात। तो आप इसको इस तरह याद रख सकते हैं कि जो ईस्टर्न कंट्रीज हैं वो भारत की जो ईस्ट में कंट्रीज हैं वो सबसे ज्यादा आयात करती हैं और जो वेस्ट में है वो कंपैरेटिवली कम आयात करती हैं। तो भैंस के मांस को किसी भी जोखिम को कम करने के लिए विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन के दिशा निर्देशानुसार तैयार और निर्यात किया जाता है। जो बीफ का जो मीट है उसे वर्ल्ड वाइड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा के दिशा निर्देशों द्वारा तैयार किया जाता है और उसी के दिशा निर्देशों के अनुसार निर्यात किया जाता है। भारत से निर्यात के लिए भैंस का केवल बिना हड्डी वाले मांस की ही अनुमति है, क्योंकि इसके बिना हड्डी वाले मांस में जोखिम कम रहता है। अब अगला है हमारा डीएसटी। इसकी पृष्ठभूमि क्या है? डीएसटी के तहत एक स्वायत्त संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ जियोमैग्नेटिज्म के वैज्ञानिकों ने हाल ही में एक सिद्धांत विकसित किया है जो मैग्नेटोस्फीयर में सूर्य पृथ्वी के संबंधों की जटिल प्रकृति को समझने में मदद करता है। मैग्नेटोस्फीयर किसे कहते हैं? पृथ्वी के चारों ओर अंतरिक्ष का एक क्षेत्र जो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र द्वारा नियंत्रित होता है। आपसे डायरेक्टली साइंस पर बेस्ड क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मैग्नेटोस्फीयर के संबंध में सही कथन चुनिए कि किस प्रकार का क्षेत्र है। इस तरह के क्वेश्चन आपसे दिए जा सकते हैं। मैग्नेटोस्फीयर तो पृथ्वी के चारों ओर अंतरिक्ष का एक क्षेत्र जो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र द्वारा नियंत्रित होता है, या फिर पृथ्वी या किसी अन्य खगोलीय पिंड के आसपास का क्षेत्र जिसमें इसका चुंबकीय क्षेत्र प्रमुख प्रभावी चुंबकीय क्षेत्र होता है। तो इस तरह आपसे मैग्नेटोस्फीयर डायरेक्टली आपसे पूछा जा सकता है। इस नए सिद्धांत ने आयन छिद्र संरचनाओं, एक स्थानीयकृत प्लाज्मा क्षेत्र जहां आयन घनत्व आसपास के प्लाज्मा से कम होता है। तो आयन छिद्र क्या होते हैं? आयन होल्स क्या किसे कहते हैं? आयन होल स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं? एक ऐसा क्षेत्र जहां का प्लाज्मा का जो क्षेत्र है आसपास के उसका प्लाज्मा क्षेत्र जहां का आयन घनत्व यानी कि आयन डेंसिटी जो है आसपास के प्लाज्मा क्षेत्र से कम होती है। तो इसलिए ये न्यूज़ में है। तो वैसे कल से हम जो आपको करंट के लेक्चर प्रोवाइड करेंगे वो और भी ज़्यादा स्ट्रक्चर फॉर्म में प्रोवाइड किए जाएंगे। बिल्कुल स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में आपको करंट के लेक्चर प्रोवाइड किए जाएंगे। ये लेक्चर हम आपको स्ट्रक्चर फॉर्म में प्रोवाइड करेंगे जिससे कि आप आज के जैसे लेक्चर में थोड़ा हौच पौच हो गया, क्योंकि हमने आपको पीडीएफ भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के भी दिखाए हैं, इसलिए थोड़ा हौच पौच हो गया। लेकिन कल से बिल्कुल हम आपको स्ट्रक्चर फॉर्म में प्रोवाइड करेंगे। तो मुद्रा विनिमय सुविधा, ये हमारा आज का लास्ट टॉपिक है। हाल ही में बांग्लादेश ने अपनी अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए श्रीलंका के लिए 200 मिलियन अमेरिकी डॉलर की मुद्रा विनिमय सुविधा। तो आपके लिए ये इंपॉर्टेंट तो है ही न्यूज़, साथ ही साथ मुद्रा विनिमय, आप यहाँ जो टर्म्स हैं इन पर बहुत ज़्यादा फोकस कीजिए, क्योंकि आपके सिलेबस में इकोनॉमी का पोर्शन है। तो आपसे पूछा जा सकता है करेंसी स्वैप, ये करेंसी स्वैप का टॉपिक है। करेंसी स्वैप से आपसे क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जा सकता है। तो करेंसी स्वैप किसे कहते हैं? तो इसको मंजूरी दी है। तो करेंसी स्वैप देख लेते हैं। वर्तमान में करेंसी स्वैप बांग्लादेश श्रीलंका को डॉलर में ऋण देगा और समझौते के अनुसार श्रीलंकाई करेंसी में ब्याज के साथ श्रीलंका इस पैसे को बांग्लादेश को चुकाएगा। अब केंद्रीय बैंक और सरकार इसमें शामिल है। विदेशी समकक्षों के साथ मुद्रा स्वैप, अल्पकालिक इसका उद्देश्य क्या होता है करेंसी स्वैप का? कि अल्पकालिक विदेशी मुद्रा चल निधि आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए या पर्याप्त विदेशी मुद्रा सुनिश्चित करने के लिए, और दूसरा भुगतान संतुलन, बीओपी संकट लंबे समय तक इसकी व्यवस्था की जा सकती है। तो करेंसी स्वैप किस लिए किया जाता है? करेंसी स्वैप भारत का किस किस देशों के साथ है? भारत का जापान के साथ भी करेंसी स्वैप है और ऑस्ट्रेलिया के साथ करेंसी स्वैप है। तो इसमें क्या होता है करेंसी स्वैप में, एक कंट्री जैसे भारत का जापान के साथ है तो भारत जापान को $75 बिलियन जापान जो है भारत को $75 बिलियन का ऋण प्रोवाइड करता है, और ये बहुत मामूली से इंटरेस्ट रेट पर लिया जाता है, 0.1% इंटरेस्ट रेट पर 20 साल के लिए या 25 साल के लिए। लेकिन और इसमें एक चीज़ और ये होती है कि इसको अपनी ही करेंसी में लौटाना होता है, और इससे करेंसी और इसका फिक्स चार्ज रख दिया जाता है पहले ही कि अगर डॉलर की वैल्यू 74 रुपये है हमारे यहाँ इंडिया में, तो ये 10 साल बाद भी 74 रुपये के अकॉर्डिंग ही इस पैसे को लौटाया जाएगा। तो इस तरह की कुछ कंडीशंस होती हैं। इसमें कुछ कंडीशंस में चेंजेस भी हो सकते हैं। वो दोनों जो बायलैटरल जब एग्रीमेंट होता है दो देशों के बीच, द्विपक्षीय समझौता जब होता है, तो उसी के अनुसार इन कंडीशंस को मैनिपुलेट या चेंज कर लिया जाता है। तो आज के लेक्चर में इतना ही था। कल से हम बिल्कुल स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में आपको लेक्चर प्रोवाइड करेंगे, जिससे आपको आगे और आपको PDF भी साथ साथ प्रोवाइड की जाएगी। हर लेक्चर की PDF आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड की जाएगी। तो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।